अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। चाइना ने बिल आखिर अपना एम्बेसडर तैनात कर दिया अफगानिस्तान के अंदर। और इससे पहले आपको पता है कि यूएस का जो नैरेटिव चल रहा था कि अफगान तालिबान जो हैं वो टेररिस्ट हैं और वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, और उन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट को मानने से इनकार कर दिया, रिकग्नाइज करने से इनकार कर दिया, और उन्हीं के देखे देखी तमाम दुनिया के ममालिक ने भी तालिबान गवर्नमेंट को मतलब रिकग्नाइज नहीं किया। तो अब चाइना ने ये फर्स्ट स्टेप लिया है कि उन्होंने मतलब जो अपना एम्बेसडर प्रॉपर अफगानिस्तान के अंदर तैनात कर दिया है, और यूएस के जो ये नैरेटिव है उसको बीट किया है। और ज़ाहिर है तमाम दुनिया के ममालिक डरते हैं कि वो अगर तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करेंगे तो यूएस जो है और उसकी जो एलाइज हैं वो उनके ऊपर भी उसी किस्म के सैंक्शंस आयद कर देंगे जैसे कि वो अफगानिस्तान के ऊपर उन्होंने किए हुए हैं। और वो चाहते हैं कि तालिबान गवर्नमेंट और अफगानिस्तान इस वक्त जैसे है वो तमाम दुनिया से आइसोलेट रहे, कहीं पे उसको कोई कारोबार उनके साथ ना करे, और वो बिल्कुल नाकाम होकर साबित हो जाए कि वो अफगानिस्तान को नहीं चला सकते। लेकिन और भी कुछ ममालिक हैं जिनके एम्बेसडर्स वहाँ पे मौजूद हैं, मगर वो एज एम्बेसडर नहीं बल्कि एज डिप्लोमेटिक मिशंस वहाँ पे मौजूद हैं। और एक जो प्रॉपर एक कंट्री की रिकग्निशन के बाद एम्बेसडर लगता है वैसे वो नहीं है। बहरहाल कतर, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान जो है हमारे सबके एम्बेसडर्स वहाँ पे मौजूद हैं, मगर जैसे मैंने आपको बोला कि वो एज डिप्लोमेटिक मिशंस वहाँ पे मौजूद हैं। तो अब उम्मीद है कि चाइना के इस फर्स्ट स्टेप के बाद पाकिस्तान भी जल्द ही अफगानिस्तान में एक प्रॉपर एम्बेसडर को तैनात कर देगा और अपनी एम्बेसी वहाँ पर खोल देगा। और जैसे कि ये तमाम ममालिक जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, रशिया है और इवन कतर, तो ऐसा लगता है कि ये तमाम जो है हम एक ही पेज पर हैं ये तमाम ममालिक। लेकिन जो इंडियन नैरेटिव है, इंडियन मीडिया है, वो इस चीज़ को बड़ी नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहा है। और जब मैं इंडियन मीडिया को कोट करती हूँ दैट मीन्स कि वो वही बात कह रहे हैं जो कि यूएस का मीडिया बोल रहा है। और सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए कि हमारे पाकिस्तानी मीडिया में जब इंडिया का जिक्र होता है तो उनको अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है और उनको उनकी तारीफ की जाती है, मगर जब इंडियन मीडिया में आप कहीं पर भी खोल के देख लो तो उनकी हमेशा जो नैरेटिव होता है वो हेट बेस्ड नैरेटिव होता है, और वो एंटी अफगानिस्तान, एंटी पाकिस्तान उनका फुल जो है वो होता है। बहरहाल ये एक और इंडियन न्यूज़पेपर है, सीपेक एक्सपेंशन कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान रिसोर्सेज, चाइना हैंड्स विश लिस्ट टू तालिबान। यानी चाइना का जो मकसद है अफगानिस्तान में एम्बेसडर लगाने का, उसका मकसद ये है कि कॉपर और लिथियम के जो रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए। तो और ये अपनी विश लिस्ट जो है चाइना ने तालिबान के हाथ में दे दी है कि ये काम तो हमारे करोगे। लेकिन अगर हम कंपेयर करें, पहले मैं आपको बता दूं जाओ जिंग हैं इनके ये नए एम्बेसडर, और ये अब यहाँ पर एज एन एम्बेसडर काबुल में काम करेंगे। तो बहरहाल जो यूएस का तरीका है, जो यूएस के एलाइज यूरोपियंस का तरीका है, वो तो नियो कलोनियल मेथडोलॉजी है कि उन्होंने कलोनियलिज्म के बाद भी, यानी कि इन तमाम मुल्कों को दूसरी जंग अजीम की बाद आज़ादियाँ मिलने के बावजूद भी इन्होंने तमाम जो एक्स कॉलोनीज़ हैं उनकी रिसोर्सेज को लूटने की पूरी पूरी कोशिश की और किया भी। और आपको पता है अफ्रीका तो कहलाता ही कर्स रिसोर्स कर्स कॉन्टिनेंट कहलाता है, बिकॉज वहाँ पे जितने भी मुल्कों को आज़ादियाँ भी मिल गई तब भी यूएस और जो यूरोपियन ममालिक हैं जिनमें सर फहरिस्त फ्रांस है, फिर ब्रिटेन है, और इस तरह के इन लोगों ने उनकी रिसोर्सेज को उनके मुल्कों में पपेट गवर्नमेंट्स लगवा कर अपनी उनको रिश्वतें देकर और उनको मतलब खरीद के, और फिर वहाँ से उनके सारे जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो या बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिसोर्सेज हैं उनको मुफ्त में और यानी कि टकों के हिसाब भाव में वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है। और इसी की मिसाल नाइजर की है, जो अभी मैंने आपको
चंद दिन पहले कवर किया था, जिसमें नाइजर के में जो कू हुआ है उसके बाद उन्होंने फ्रांस के लोगों को बोला कि यहाँ से निकल जाओ, और उन्होंने बोला कि यूरेनियम जो हमारी वो लेकर जाते हैं तो 0.8 फ्रैंक पाउंड में वो हमसे लेते हैं, और दुनिया में मार्केट में वो 200 फ्रैंक पाउंड की वो बेचते हैं। तो अब आप देख लो कि 1 रुपया भी नहीं वो इनको देते और 200 रुपये में उनकी चीज़ बेचते हैं। तो ये तो इन लोगों के तरीके हैं। लेकिन अगर अफगानिस्तान में आकर के चाइना कोई ट्रेड डील कर रहा है तो वो हमें पूरी उम्मीद है कि वो एक बायलैटरल और इक्वल फुटिंग के ऊपर होगा। और इसकी सबूत क्या है? मेरे ख्याल में इसके लिए यही सबूत बहुत बड़ा है कि पहले जब रूस ने इनके ऊपर इन्वेजन की तो इन्होंने उनकी कोई बात नहीं मानी, उनको मार के भगाया। फिर 20 साल ये यूएस और नेटो यहाँ पे बैठे रहे और मुस्तकिल तालिबान के साथ ये डील करने की कोशिश करते हैं कि चलो अगर तालिबान जो है वो इतना स्ट्रांग है तो हम तालिबान से डील कर लेते हैं कि तुम लोग हमें अपने रिसोर्सेज जो है वो सस्ते में दे दो, हमारे साथ डील कर लो, तो हम काबुल गवर्नमेंट तुम्हारे हवाले कर देते हैं। लेकिन तालिबान ने कहा कि हम कोई डील तुम लोगों के साथ नहीं करेंगे, तुम लोग हमारे मुल्क को खाली करो, हमारे कैपिटल को खाली करो, यहाँ से निकल जाओ, बाहर बैठो और बाहर से बैठ कर हमसे बात करो, फिर हम तुमसे डील करेंगे। लेकिन इन लोगों को आदत हुई भी है कि ये हर मुल्क में जाएं, उसके ऊपर गासिबाना कब्जा करें और उनके अंदर पपेट गवर्नमेंट्स लगाएं और वहाँ से फिर फ्री में चीज़ें जो है लेकर जाएं। आपको पता ही है कि अफगानिस्तान में से जो है दुनिया का सबसे बड़ा हीरोइन का सोर्स बना हुआ था पिछले 20 सालों में, क्योंकि वहाँ से ये यूएस के और नेटो के लोग जो हैं ये अपनी हशीश उगवाते थे और अपने ही जहाज़ों में भर के ये ले जाकर दुनिया भर में ये बेचते थे। लेकिन तालिबान गवर्नमेंट जब पहले आई थी तब भी उन्होंने ये अपनी पोपी की कल्टीवेशन बंद करवा दी थी, और अब जब ये दोबारा आए हैं तब भी इन्होंने अपनी ये ट्रेड जो है हीरोइन की ये ख़त्म करवा दी। तो इससे ज़्यादा और क्या सबूत चाहिए कि ये एक गैरतमंद कौम है, एक गैरतमंद जो लोग हैं वो कभी भी गुलामाना और गासिबाना किस्म की ट्रेड डील्स जो है ना वो किसी के साथ करने पे तैयार नहीं होते। तो ये प्रोपेगेंडा जो है ये यूएस का भी है यही, और ये इंडिया का भी आप देख लें यही प्रोपेगेंडा है। इसी तरह से ये एक और इंडियन पेपर है जिसने कहा है कि इज चाइना वूइंग अफगानिस्तान ईरान इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान एज प्लान बी टू सी पैक। वो कह रहे हैं कि सी पैक को क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, डिस्टेबलाइज्ड है इस वक्त, हमारी इकोनॉमी भी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो चाइना जो अफगानिस्तान में एम्बेसडर लगा रहे हैं, तो क्या उसके मकसद ये है कि अफगानिस्तान और ईरान को जो है बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बना दे और पाकिस्तान को डिच करवा दे? तो क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको एक मैप दिखा रही हूँ जिसमें BRI बेल्ट एंड रोड का ये तमाम नक्शा है, और ये जो पाकिस्तान के थ्रू ये गुजर रही है, ये डॉटेड सा शेडी हिस्सा है। इसका ये मतलब है कि ये पूरा पाकिस्तान के थ्रू सी पैक जो है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजर रहा है। और अगर आप ये सोचो कि चाइना जो है वो ये ताशकंद यानी तुर्कमानिस्तान से होते हुए सीधा अफगानिस्तान में रोड बना ले और ईरान में रोड बना ले, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये फीजिबल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए क्योंकि जो असल मकसद है इस रोड का और इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट का जो सीपेक है, वो मकसद यही है कि गवादर में पहुंचना। गवादर एक पोर्ट है जो कि अरेबियन सी पे उतरता है, और चाइना का जो असल इशू है कि ये जो पूरी ट्रेड उसकी यहाँ से गुजरती है, और ये इतने लंबे रूट से गुजरती है और मलाका स्ट्रेट से गुजरती है, और यहाँ से गुजर के वो सारा इतने लंबा रूट लेकर आती है। तो इस मलाका स्ट्रेट के इर्द गिर्द सिंगापुर हो गया या कुछ और हो गया, ये इंडोनेशिया या मलेशिया होगा, ये ऐसे, या फिर ये इंडिया यहाँ पर आकर के कह रहा है कि जी यहाँ पर मैं मलाका स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता हूँ। तो इस खतरे की वजह से, इस खतरे के लिए वो अल्टरनेट रूट जो बनाना चाहता है चाइना, वो सीपैक से गुजरते हुए और गवादर तक आता है, और यहाँ से फिर चाइना की सारी ट्रेड जो है अफ्रीका के अंदर जाएगी और इवन मिडल ईस्ट में भी जाएगी। तो मतलब गवादर पोर्ट जो है वो एक इंडिस्पेंसेबल पोर्ट है जो कि चाइना को जिसकी ज़रूरत है, और अफगानिस्तान भी जितनी ट्रेड करेगा वो उसके लिए सबसे इजी होगा कि वो गवादर से अपनी ट्रेड निकाल करके मिडल ईस्ट के साथ करे, अफ्रीका के साथ करे, तो अफगानिस्तान के लिए ये बहुत ही फीजिबल है। क्योंकि एक और पोर्ट जो ईरान के पास भी है, चाबहार पोर्ट,
اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک ڈیپ واٹر ڈیپ سی پورٹ نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر بڑی جو شپس ہیں وہ آ کر کے نہیں کھڑی ہو سکتی. اس وجہ سے ایران نے کچھ سال پہلے پاکستان سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ چابہار پورٹ کو گوادر کے ساتھ کنیکٹ کر دو تاکہ چھوٹی شپس ہمارے پاس آئیں اور بڑی شپس جو ہے گوادر پہ ہی لوڈ اور اپ لوڈ ہوں. سو گوادر اتنا امپورٹنٹ ہے سب کے لیے، ایران کے لیے بھی یہ بہتر ثابت ہوگا، افغانستان کے لیے یہ وائٹل ہو گیا اور چائنا کے لیے بھی یہ وائٹل ہو گیا. تو یہ آپ کو دکھ رہا ہے اس میں کہ یہ بہت ساری یہ جو ریڈ والی آپ کو دکھ رہی ہیں لائنس، یہ ریلوے نیٹ ورک سے، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ چائنا سے یہ ایک نیچے سے یہ ریلوے نیٹ ورک پورے سینٹرل ایشیا سے گزر رہی ہے، اور یہ ریلوے جو ہے ایران سے گزر کے پورے ٹرکی سے گزر کے یورپ میں جائے گی، اور اسی طرح سے یہ اوپر منگولیا پہ جا رہی ہے اور پھر پورے رشیا سے ہوتے ہوئے ایک اور ٹریک ہے ریلوے کا جو کہ یہاں پہ جائے گا یورپ میں. اور اگر آپ کو پتا ہو، میں نے کور کیا تھا کہ کچھ مہینے پہلے چائنا نے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنا ریلوے پورا کا پورا پاکستان سے گزار کے گوادر کے تک بھی لے کر آ رہے ہیں. سو یہ ایک ریلوے ٹریک جو ہے اور 65 بلین کا وہ پروجیکٹ ہے جس کا چائنا نے اعلان کیا تھا، وہ بھی لائک نیا نقشہ جب نکلے گا تو اس میں وہ بھی موجود ہوگا. سو یہ جو نیریٹو ہے، یہ جو یو ایس کا نیریٹو کہہ لیں یا ان کے یہ بڑے اسٹانچ ایلا ہے، انڈیا اور یو ایس بہت اسٹانچ آپس کے ایلائز ہیں، اسٹریٹجک ایلائز ہیں، ان کا ایک ہی بیانیہ ہوتا ہے اور وہ دونوں کا بیانیہ اینٹی پاکستان، اینٹی افغانستان، اینٹی چائنا ہوتا ہے. سو آپ دیکھ لو کہ یہ چائنا سوری یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ الجزیرہ نے یہ نکالا تھا ایک آرٹیکل کچھ عرصے پہلے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ کتنے منرلز ہیں، $1 ٹریلین سے زیادہ کے منرلز جو ہیں وہ افغانستان میں پائے جاتے ہیں، اور یہ لوور ایسٹیمیٹڈ سے زیادہ ہی افغانستان میں منرلز پائے جاتے ہیں. اور یہ تو ایک جنرل سا نقشہ ہے جس میں گولڈ ہے اور لائک یہ سٹونز ہیں، پریشس سٹونز، کاپر ہے، میگنیزیم ہے، اور لائک ٹنگسٹن، مرکری، کاپر، مطلب بے شمار، لیڈ، کلے، جپسیم، بیریم، اور مزید ریئر ارتھ منرلز بھی بہت سارے یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ جب نکلی تھی یو ایس جیولوجیکل سروے کی رپورٹ بہت سال پہلے، تو اس کے بعد ہی یو ایس نے اور نیٹو نے یہاں پر قبضہ کیا تھا، آکیوپیشن کی تھی افغانستان میں، اور ان کا یہی ارادہ تھا کہ یہ تمام منرلز وہ ٹرکوں کے بھاؤ لے کر اور نکال کر یہاں سے لے جائیں. اور مطلب چابہار پورٹ میں بھی اس وقت وہ دوستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایران سے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ سارے منرلز ہم فری میں لے جائیں. اور اس کے اگزامپل میں آپ کو دوں، نائجر میں یہی ہوا ہے، اور نائجر میں جو کو ہوا ہے 2 مہینے پہلے، اور نائجر کے لوگوں نے کہا ہے فرینچ فورسز کو کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ، تو اس میں بھی انہوں نے یہ بولا کہ یہ ہم سے یورینیم جو لے رہے تھے وہ $0.8 کی فرینچ پاؤنڈ کی لے رہے تھے، اور وہ باہر اوپن مارکیٹ میں اس کو 200 فرینک پاؤنڈ میں بیچ رہے تھے. یعنی $1 سے بھی کم میں وہ ان سے لے رہے ہیں، اور $200 کی 200% آپ سمجھ لو کہ پروفٹ کے اوپر وہ دنیا میں وہ بیچ رہے تھے. تو یہ تو ان کا وتیرہ ہے، کیونکہ پورا جو افریقہ ہے وہ تو کہلاتا ہی کرس منرل کانٹیننٹ کہلاتا ہے، بیکاز ان لوگوں نے ہر کنٹری کے اندر پپیٹ گورنمنٹس لگا کے رشوتیں دے کر اور ان کو ان سے ٹکوں کے بھاؤ پہ یہ چیزیں ان کی منرلز خرید کے ان کو لوٹا ہے ان قوموں کو. سو افغانستان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، بیکاز افغانستان نے کسی کی غلامی برداشت نہیں کی، نہ رشیا کی برداشت کی، ان سے بھی وہ ڈیل کر سکتے تھے. اور نیٹو اور جو یو ایس ہے، یہ تو دنیا کی سب سے بڑی یعنی ملٹری فورس تھی، اور ان سے انہوں نے ہار نہیں مانی. تو کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چائنا کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کی جھک کر کے یا کوئی ان ایکول ڈیل کریں گے. تو بہرحال یہ میں آپ کو یو ایس کی ایک اور نیوز، پرانی نیوز ہے لیکن میں نے کہا آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ بائیڈن نے جو کہا، جب یہ طالبان گورنمنٹ آئی تھی تو اس نے کہا کہ جو بھی افغان ڈالرز ہیں یو ایس بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں $7 بلین تھے، اور انہوں نے بائیڈن نے کہا کہ ہم فریز کر رہے ہیں، ہم یہ افغانیوں کو واپس نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جو طالبان ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں، طالبان جو ہیں وہ ان ڈیموکریٹک ہیں، طالبان جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. تو جو 20 سال انہوں نے 3 ملین افغانیوں کو مارا ہے،
20 साल की जंग में, वो जुल्म नहीं है, वो टेरर नहीं है, वो टेररिज्म नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने बाइडेन ने कहा कि तुम्हारे जो 7 बिलियन है उसमें से मैं 3.5 बिलियन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके तुम लोग को एड की शक्ल में दूंगा, और जो बाकी 3.5 बिलियन है वो हम, क्योंकि 9/11 अटैक्स में तुम लोग इन्वॉल्व हुए तो तुम्हें वहां पर यानी ये वो उधर कॉम्पनसेट करेंगे। तो समझ नहीं आती कि 9/11 के अटैक में जितने भी लोग आइडेंटिफाई हुए थे वो तो सारे सऊदी सिटीजन थे, ये अफगान तो एक भी सिटीजन वहां पे नहीं था। और अलकायदा जो बिन लादेन है, वो तो खुद सीआईए ने उसको अफगानिस्तान में बिठाया था, इम्प्लांट किया था। अफगानियों को तो पता भी नहीं था कि वो किस नीयत से वहां आकर बैठा है। और अफगानियों ने अभी ये कहा है तालिबान ने कि हमें तुम एड की शक्ल में कुछ ना दो, हमारा जो 7 बिलियन है वो सीधी तरह हमें हमें दो, हमें ये एड की शक्ल में पैसा नहीं चाहिए। इससे साबित होता है कि ये कितने गैरतमंद लोग हैं। तो बहरहाल ये सारी सिचुएशन है। पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान का फर्स्ट डे डोर नेबर भी है, और पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान की पूरी उनकी जो 20 इयर्स की वॉर है, और इवन रशियन वॉर भी इनके साथ जो हुई थी, उन सब में पाकिस्तान जो है मुजाहिदीन के साथ खड़ा रहा है। उनकी मॉरल सपोर्ट, उनकी प्रैक्टिकली भी जो सपोर्ट पॉसिबल थी वो करता रहा है। और हमने हमेशा साबित किया कि हम इनके एक फर्स्ट डोर नेबर हैं और अच्छे नेबर्स हैं, और हमने जितने अफगान महाजरीन को अपने अंदर अकोमोडेट किए वो भी एक मिसाली बात है। तो ये वक्ती तौर पे स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारे दोनों मुल्कों में आ सकता है, लेकिन हकीकत में हमेशा ऐसे ही हुआ है कि हम दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे की मुश्किल में हमेशा एक दूसरे के काम आए हैं, एक दूसरे के बैक पे खड़े रहे। और साथ में मैं ये भी कह दूं कि अफगानिस्तान का प्रॉस्पेरस होना, अफगानिस्तान के अंदर एक स्ट्रॉन्ग और जो गवर्नमेंट का होना, और एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट का होना, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का होना, ये सारी बातें जो अफगानिस्तान के लिए अच्छी हैं वो सब पाकिस्तान के लिए भी अच्छी हैं, क्योंकि ये एक रीजन जो है, ये पूरा रीजन अब इकट्ठे इसने ग्रो करना है, इकट्ठे ही इसके अंदर प्रोग्रेस होना है। लड़ लड़ के हमने देख लिया एक दूसरे से कि हम जो है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सके, तरक्की नहीं कर सके। तो अब मिलकर चाइना ने ये जो प्लान बीआरआई का किया है, इसने पूरे ममालिक को, रीजन के ममालिक को ये एक रास्ता दिखाया है कि मिलजुल कर करते हैं काम, मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे से म्यूचुअल ट्रेड करते हैं और हम सब मिलकर तरक्की करते हैं। तो दैट्स द थिंग। अगर ऐसा है तो हम और पाकिस्तान और अफगानिस्तान इकट्ठे ही इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। थैंक यू।